हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डियर, आज के इस वीडियो में हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग किए क्या है कि इसके पहले दो वीडियोज में हम पहला से लेकर तीसरा चैप्टर एक वीडियोज में, फिर चौथा पाँचवा छठवा फिर एक वीडियो में, यानी कि दो वीडियोज में हम 6 चैप्टर तक क्वेश्चन तो कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या कि 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर, यानी कि टोटल DSS में यानी कि टोटल 9 चैप्टर थे। 9 चैप्टर में 6 चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज जो बचे हुए जो 3 चैप्टर उनके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिसमें 7वां चैप्टर इस्पाती धरने हैं यानी कि स्टील बीम्स है। फिर जो है इसमें 8वां चैप्टर पढ़ेंगे स्तंभ आधार यानी कि कॉलम बेस पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट चैप्टर इसमें पढ़ेंगे स्टील रूफ ट्रसेस यानी कि इस्पाती छत कैंचियाँ पढ़ेंगे। ठीक है ना, यानी कि 3 चैप्टर बचे हुए हैं। इन तीनों चैप्टर्स क्वेश्चन कर लेंगे तो क्या होगा, DSS कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 3 चैप्टर के आज एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज 7वां चैप्टर इस्पाती धरने यानी कि स्टील बीम्स। तो चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि फिलर कड़ी की स्पैन L और गहराई D का अनुपात कड़ी के भीतरी किनारे से संरचनात्मक कंक्रीट के शीर्ष तक इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन दिया है 60, 45, 35, 25। तो पहले वाले का C वाला ऑप्शन हो जाएगा। जो L और D का अनुपात होना चाहिए वो 35 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 1 का क्या हो जाएगा, C ऑप्शन सही है। पहले का C ऑप्शन क्या है, सही है। पहले का C वाला ऑप्शन क्या है, सही है, यानी कि 35। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि वह प्रणाली जिसमें उच्च तन्य मिश्र धातु इस्पात छड़ सिलिका मैग्नीज यानी कि इस्पात का प्रयोग दबाव पूर्व सिरों में कहलाता है। कहने मतलब वह प्रणाली जिसमें उच्च तन्य मिश्र धातु इस्पात छड़ का प्रयोग दबाव पूर्व सिरों में कहलाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है ली मकाल सिस्टम, ये सही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया था फ्रेस्टियन सिस्टम, फिर दूसरा ऑप्शन दिया था मगनेल ब्लेलर सिस्टम, फिर तीसरा ऑप्शन दिया था CCA स्टैंडर्ड सिस्टम दिया था, फिर लास्ट वाला ऑप्शन दिया था ली मकाल सिस्टम। तो यानी दूसरे का D वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है इस्पात का एक बीम जो फर्शों यानी स्लैब से और साथ ही दीवार के भार को आलम्ब प्रदान कर रहा है तो कहलाता है। पहला ऑप्शन स्ट्रिंगर बीम, फिर लिंटर बीम, स्पाइडरल बीम, फिर कह रहा है हेडर बीम। तो जो तीसरे वाले का हो जाएगा कि C ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। स्पाइडरल बीम क्या होता है, स्पाइडरल बीम सही हो जाएगा। तीसरे का C ऑप्शन। क्वेश्चन क्या था, इस्पात का एक बीम जो फर्शों स्लैब से और साथ ही दीवार के भार को आलम्ब प्रदान कर रहा है वो कहलाता है स्पाइडरल बीम कहलाता है। तीसरे का C ऑप्शन क्या है, सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्लेट गर्डर की गहराई या ऊंचाई रखी जाती है पार्ट की लंबाई का 1/5 से 1/8 या फिर 1/8 से 1/10 या 1/10 से 1/12 या फिर 1/12 से 1/16। तो जो चौथा का C वाला ऑप्शन होगा वो सही है, यानी कि 1/10 से 1/12 रखा जाता है। यानी जो सामान्यतः प्लेट गर्डर की गहराई होती है उस पार्ट की लंबाई का 1/10 से 1/12 रखा जाता है। तो 4 का C ऑप्शन क्या है, सही है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर में कह रहा है कि समतल के बाहर के वेब विरूपण को कहते हैं। पहला ऑप्शन है वेब झुकाव, फिर अनुलंब वेब झुकाव, फिर तीसरा ऑप्शन स्तंभ झुकाव यानी कि कॉलम वर्कलिंग, फिर कह रहा है ऊपरी सभी। तो ऊपर जो तीनों ऑप्शन दिए वो सभी। तो इसमें 5वें का D वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऊपरी सभी। यानी जो समतल के बाहर के वेब विरूपण को हम कहते हैं वेब झुकाव भी कहते हैं, अनुलंब वेब झुकाव कहते हैं, स्तंभ झुकाव, यानी कि इन तीनों सही है। ये तीनों ऑप्शन सही है। तो लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 5वें का D ऑप्शन क्या है, सही है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक गर्डर की वेब प्लेट को तभी अनस्टिफेंड कहा जाएगा जब उसकी शुद्ध गहराई तथा उसकी मोटाई का अनुपात निम्न से कम होगा। पहला ऑप्शन 60, 35, 50, 85। तो 6वें वाले का D वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 85। ये वाला क्वेश्चन अभी इसके पहले वाले चैप्टर में भी कराए थे। तो क्या हो जाएगा, 85 सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी निवती बीम की आवरण प्लेटों के संगणित क्षेत्रफल में रिवेट छेड़ों के लिए जोड़ी जाने वाली गुंजाइश होती है 10%, 13, 15 और 18%। तो जो 7वें का B वाला ऑप्शन हो जाएगा 13% क्या हो जाएगा, सही हो, 13% सही है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि किसी पेटा यानी कि वेब प्लेट को आधुनिकृत कहा जाता है यदि स्पष्ट गहराई और मोटाई के बीच अनुपात कम हो 35 से 50 से 60 से 85 से। तो 8वें का D वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर अनुपात 85 से कम हो तब क्या होगा, गहराई और मोटाई के बीच अनुपात क्या हो जाएगा, किसी पेटा को प्लेट को आधुनिकृत कहा जाता है यदि उसकी गहराई और प्लेट की मोटाई की जो अनुपात हो 85 से कम हो। ठीक है,
यानी इससे 85 से कम हो। तो देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर दिया IS 800 यानी कि 1962 के अनुसार स्टील की स्लैब प्लेटों में अनुमन्य बकन प्रतिबल है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 1500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 1420 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दिया 2125 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लास्ट ऑप्शन है 1890 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो 90 का डी वाला ऑप्शन है 1890 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर सही हो जाएगा। 90 का डी ऑप्शन क्या है, सही है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभ जोड़ पट्टी का प्रयोग क्या बढ़ाने के लिए किया जाता है? स्तंभ की दृढ़ता, स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की सामर्थ्य, स्तंभ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो 10वें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्तंभ की लंबाई बढ़ाने के लिए स्तंभ जोड़ पट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो 10वें का बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस्पात के एक शुद्धालंबित धरन में अधिकतम विक्षेप होगा। विस्तृत का 1/300, विस्तृत का 1/325, विस्तृत का 1/350 या विस्तृत का 400। तो 11 वाले का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विस्तृत का 1/325 सही हो जाएगा, 11 का बी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज धरन को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। 4 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन ISHB, ISJB, लास्ट तीसरा ऑप्शन ISMP या लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 12 वाले का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जो इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज होता है इन तीनों ऑप्शन में नहीं है, तो इन लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है बेयरिंग दृढ़कारी किस रूप में बनाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिया। धरन बंधक या फिर स्तंभ। तो 13 का डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, स्तंभ क्या हो जाएगा, सही है, 13 का डी ऑप्शन। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इस्पात संरचनाओं के अभिकल्पन में पवन एवं भूकंपी भार के लिए किस भार गुणक का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन 1.5, दूसरा ऑप्शन 1.8, तीसरा ऑप्शन 2.2, फिर लास्ट ऑप्शन 1.3। तो 14 का डी वाला ऑप्शन इसमें होगा 1.3। अगर बात की जाए कि इस्पात संरचनाओं के अभिकल्पन में पवन एवं भूकंपी भार के लिए जो किस भार गुणक का प्रयोग किया जाता है, तो 1.3 यानी कि 14 का डी ऑप्शन क्या है, सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह दंड यानी धरन जो सीढ़ी पैड़ी को आलम प्रदान करते हैं आमतौर पर कहलाते हैं? पहला ऑप्शन मुख्य धरन यानी कि हैडर, फिर बी ऑप्शन है अंतरकड़ी यानी कि ट्रियर, फिर तीसरा ऑप्शन है आबंधक यानी कि स्ट्रिंगर, फिर कह रहा है कि लास्ट ऑप्शन त्रिकोणिया यानी कि स्पैड्रिलिंग यानी धरन। क्या कहने का मतलब जो 15वें का है, 15वें का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन है आबंधक यानी कि स्ट्रिंगर, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है, सही है। जो त्रिकोणिया स्पैंड्रिल धरन है ये वाला नहीं सही है, ये चौथा वाला क्या सही है, सॉरी तीसरा वाला सही है, आबंधक एवं स्ट्रिंगर, ठीक है ना। यानी कि 15 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लेट गर्डर में धारक दृढ़कारी लगाए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला विस्तृत मध्य पर, बराबर अंतराल पर, आधारों पर, उदासीन अक्ष पर। तो 16वें का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 का यानी कि आधारों पर। जो प्लेट गर्डर में धारक दृढ़कारी लगाए जाते हैं वो आधारों पर लगाए जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। प्लेट गर्डर में ऊर्ध्वाधर स्टिकनर्स यानी दृढ़कारी आवश्यक है जब वेब की शुद्ध गहराई डी से वेब मोटाई टी का अनुपात हो, यानी कि dy/t ग्रेटर दैन 65, dy/t ग्रेटर दैन 75, dy/t ग्रेटर दैन 85, dy/t ग्रेटर दैन 95। तो 17 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, dy/t ग्रेटर दैन इज 85। तो 17 का सी ऑप्शन क्या सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी रोल्ड धरन का पूर्ण जड़त्व तो IV एक फ्लैंज में कवर प्लेट का क्षेत्रफल AP ऊपर व नीचे की फ्लैंज प्लेट के केंद्रकों के बीच दूरी h हो, निर्मित प्लेट गर्डर का पूर्ण जड़त्व निम्न द्वारा दिया जाता है। तो 18 नंबर में 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका पहला ही ऑप्शन I बराबर IB + 2AP h/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 18 नंबर का पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। ये पहला नंबर 18 का क्या है, सही है, ठीक है। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्तीय अनुभाग के लिए आकृति कारक है? पहला 1.5, दूसरा 2.0, तीसरा 1.697, लास्ट ऑप्शन 2.346। तो 19 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.697 क्या हो जाएगा, 19 का सी ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन। एक प्लेट गर्डर के संपीड़न फ्लैंज के CG और तनन फ्लैंज के CG के बीच की दूरी कहलाता है? पहला ऑप्शन सकल गहराई, दूसरा ऑप्शन शुद्ध गहराई, तीसरा ऑप्शन प्रभावी गहराई, लास्ट ऑप्शन स्पष्ट गहराई। तो 20 वाले का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभावी गहराई कहलाता है। जो प्लेट गर्डर के संपीड़न फ्लैंज के CG और जो तनन फ्लैंज CG के बीच की जो दूरी होता है उसे हम प्रभावी गहराई कहते हैं, यानी 20 का सी ऑप्शन क्या सही है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि वायु दाब किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में
पी हो यानी कि वेग किलोमीटर पर घंटा में, और वी और के अनुपातिक स्थिरांक हो तो P बराबर के अपान वी स्क्वायर होगा, या V बराबर के अपान पी स्क्वायर होगा, या P बराबर के वी स्क्वायर होगा, या P बराबर के वी होगा। तो 21 का C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। P बराबर के वी स्क्वायर होता है, P बराबर के वी स्क्वायर। 21 का C ऑप्शन क्या सही है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक प्लेट गर्डर में किसी सेक्शन पर गर्डर में अपरूपण बल इनमें से किसके द्वारा लिया जाता है। पहला ऑप्शन केवल वेब, दूसरा ऑप्शन केवल फ्लैंज, तीसरा ऑप्शन आंशिक वेब और आंशिक फ्लैंज, लास्ट ऑप्शन है संपूर्ण सेक्शन, यानी कि 22 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आंशिक वेब और आंशिक फ्लैंज क्या है, सही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लेट गर्डर में धारक दृढ़कारी लगाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विस्तृत मध्य पर, बी ऑप्शन है बराबर अंतराल पर, सी ऑप्शन है आधारों पर, लास्ट ऑप्शन है उदासीन अक्ष पर। तो 23 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आधारों पर। जो प्लेट गर्डर में धारक दृढ़कारी लगाए जाते हैं वो आधारों पर लगाए जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से समृद्ध काट यानी कि कंपोजिट सेक्शन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन प्रबलित कंक्रीट धरन, या फिर दूसरा ऑप्शन लकड़ी की धरन, या तीसरा ऑप्शन इस्पाती धरन, या लास्ट ऑप्शन इस्पाती स्तंभ। तो 24 का ए ऑप्शन सही होगा। प्रबलित कंक्रीट धरन क्या हो जाएगा, सही है। 24 का ए ऑप्शन सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर, आम भाषा में गर्डर को संकेत करते हैं आई बीम से, चैनल से, ISA सेक्शन से, या फ्लैट पट्टी से। तो 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आम भाषा में गर्डर को संकेत करते हैं वो आई बीम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये जो 7वां चैप्टर था, 7वां चैप्टर का नाम था इस्पाती धरने यानी कि स्टील बीम से रिलेटेड टोटल 25 क्वेश्चन यानी कि 25 MCQ क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब हम 8वें चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 8वां चैप्टर है स्तंभ आधार यानी कि कॉलम बेस। तो कॉलम बेस से चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसमें 8वां चैप्टर है स्तंभ आधार यानी कि कॉलम बेस, ठीक है। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि दो या दो से ज़्यादा संरचनात्मक उपांगों जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं को जोड़ने में काम आने वाला प्लेट कहलाता है। पहला ऑप्शन टेम्पलेट, या फिर दूसरा ऑप्शन है आधार प्लेट, तीसरा ऑप्शन है गसेट, या फिर लास्ट ऑप्शन स्तरण प्लेट। तो पहले का सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि गसेट क्या हो जाएगा, सही है पहले का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी लंबे कॉलम का तनुता अनुपात है। पहला ऑप्शन अपवर्तन की त्रिज्या द्वारा विभाजित तिर्यक काट का क्षेत्रफल, दूसरा ऑप्शन अपवर्तन की न्यूनतम त्रिज्या द्वारा विभाजित तिर्यक काट का क्षेत्रफल, तीसरा ऑप्शन तिर्यक काट के क्षेत्रफल द्वारा विभाजित अपवर्तन की त्रिज्या, या फिर लास्ट ऑप्शन है अपवर्तन की न्यूनतम त्रिज्या द्वारा विभाजित कॉलम की लंबाई। तो दूसरे वाले का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन की न्यूनतम त्रिज्या द्वारा विभाजित कॉलम की लंबाई, यानी कि दूसरे का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि किसी लंबे कॉलम का तन्यता अनुपात क्या होता है। तो अपवर्तन की न्यूनतम त्रिज्या द्वारा विभाजित कॉलम की लंबाई, दूसरा का डी ऑप्शन क्या सही है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक इस्पात स्तंभ की प्रभावी लंबाई जिसे इसकी स्थिति में रखा गया हो और इसके दोनों किनारों को घूर्णन से निरोधित किया गया है, जहां L स्तंभ की लंबाई है। तो तीसरे वाले का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 0.65 L क्या हो जाएगा, सही है तीसरे का। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संरचना का अवयव जिसमें केवल संपीड़न बल होता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन बंधक, दूसरा ऑप्शन प्रणाल, या फिर तीसरा ऑप्शन टेक, या लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का सी ऑप्शन कहलाएगा, टेक कहलाता है। जो संरचना का अवयव जिसमें केवल संपीड़न बल होता है उसे हम टेक कहते हैं, टेक। तो यानी चौथा का सी ऑप्शन क्या है, सही है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि अधिकतम दृढ़ता और भार में किफ़ायत के लिए स्टील के ढांचे के डिजाइन की विधि को कहते हैं। पहला ऑप्शन है साधारण डिजाइन, दूसरा ऑप्शन दिया है अर्ध दृढ़ डिजाइन, या तीसरा ऑप्शन पूर्ण दृढ़ डिजाइन, या लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पाँचवें का भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोले पूर्ण दृढ़ डिजाइन कहलाता है, ठीक ना। अधिकतम दृढ़ता और भार में किफ़ायत के लिए स्टील के ढांचे के डिजाइन की विधि को हम पूर्ण दृढ़ डिजाइन कहते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि ऊपरी स्तंभ के परिच्छेद की गहराई निचले स्तंभ में बहुत कम हो तो पहला ऑप्शन स्तंभ जोड़ पट्टी में धारक प्लेटें लगी होती हैं, स्तंभ जोड़ पट्टी में पूरक और धारक प्लेटें लगी होती हैं, तीसरा ऑप्शन स्तंभ जोड़ पट्टी में पूरक प्लेटें लगी होती हैं, लास्ट ऑप्शन स्तंभ जोड़ पट्टी में ना तो पूरक और ना ही धारक प्लेटें लगी होती हैं। तो छठवें का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्तंभ जोड़ पट्टी में ना तो पूरक और ना ही धारक प्लेटें लगी होती हैं। तो आठवें का क्या हो जाएगा, सॉरी कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये छठवा है। तो छठवें का कौन सा ऑप्शन सही है, टी वाला क्या हो जाएगा। स्तंभ जोड़ पट्टी में ना तो पूरक और ना ही धारक प्लेटें लगी होती हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया इस्पात के स्तंभ के लिए अत्यधिक मितव्ययी परिच्छेद होता है।
पहला ऑप्शन वर्गाकार परिच्छेद, दूसरा ऑप्शन वृत्ताकार परिच्छेद, तीसरा ऑप्शन है नलिकाकार परिच्छेद, लास्ट ऑप्शन है षटभुजाकार परिच्छेद। तो 7वें का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नलिकाकार परिच्छेद क्या हो जाएगा, सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि स्तंभ के आधार के लिए गसट प्लेट की मोटाई निम्नलिखित से कम नहीं होनी चाहिए, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 40 mm। तो 8वें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 mm। ये क्वेश्चन रिपीट किया, इसको हम आगे चैप्टर में भी करवा चुके थे, ठीक है ना। तो जो स्तंभ के आधार के लिए जो गसट प्लेट की मोटाई होती है वो 8 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो 8वें का बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक इस्पात का स्तंभ जो कि अपनी संपूर्ण ईंट लंबाई में ईंट की दीवार द्वारा आधारित है के लिए तन्यता अनुपात होता है, 0 होता है, 10 होता है, 100 होता है, अनंत होता है। तो 9वें का ए ऑप्शन हो जाएगा, ए यानी कि 0। जो एक इस्पात का स्तंभ जो कि अपनी संपूर्ण लंबाई में ईंट की दीवार द्वारा आधारित होता है के लिए जो तन्यता अनुपात होता है वो 0 होता है। तो 9वें का ए ऑप्शन क्या है, सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक स्ट्रट है, एक लचकदार उपांग या फिर संपीड़न उपांग या तनन उपांग या मरोड़ उपांग। इसको भी हम आगे क्वेश्चन में कराए थे, तो ठीक है। इसमें 10वें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संपीड़न उपांग। एक स्ट्रट है जो एक संपीड़न उपांग है, ठीक है। तो 10वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह कि एक स्टील कॉलम जिसकी इफेक्टिव लेंथ 2 मीटर का है, आयलर क्रिपलिंग लोड क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। 11वें का सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 52.64 किलो न्यूटन, यानी कि 11 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रोल्ड स्टील बीम चैनल और एंगल के लिए IS कोण 808 लिया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिया है 12 में, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, IS 808 क्या है, सही है। पहला ऑप्शन दिया था IS 800, फिर दिया IS 806, फिर 808 दिया था, फिर 875 दिया था। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, 808। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि छत कैंची की पिच अनुपात होती है लंबाई का ऊंचाई से, लंबाई का पार्ट से, लंबाई का चौड़ाई से, ऊंचाई का पार्ट से। तो 13 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 का ऊंचाई का पार्ट से क्या है, सही है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस्पात स्तंभ के लिए यह आधार में अनुमन्य बंकन प्रतिबल सभी ग्रेड की इस्पात के लिए तक सीमित होता है। पहला ऑप्शन 185 न्यूटन पर mm², दूसरा ऑप्शन 165 न्यूटन पर mm², तीसरा ऑप्शन दिया 175 न्यूटन पर mm², लास्ट ऑप्शन 200 न्यूटन पर mm²। तो इसका 14वें का पहला ही ऑप्शन सही है, यानी कि 185 न्यूटन पर mm²। यदि क्वेश्चन में आए कि इस्पात स्तंभ के आधार में अनुमन्य बंकन प्रतिबल सभी ग्रेड के इस्पात के लिए 185 न्यूटन पर mm² तक सीमित होता है, तो 14वें का पहला ऑप्शन क्या था, सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सदस्य की प्रभावी लंबाई और विचाराधीन अक्ष के अनुप्रस्थ काट की परिभ्रमण त्रिज्या के अनुपात को कहा जाता है। पहला ऑप्शन अभिमुखता अनुपात, या फिर समतलता अनुपात, या फिर प्रभावी लंबाई अनुपात, या फिर कृशता अनुपात। तो 15 नंबर का लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कृशता अनुपात कहलाता है। तो 15 का डी ऑप्शन क्या है, सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इस्पात स्तंभ के लिए दी गई आधार प्लेट की मोटाई निम्नलिखित से निकाली जाती है। पहला ऑप्शन प्लेट की बंकन आघूर्ण सामर्थ्य, दूसरा ऑप्शन दिया प्लेट की अपरूपण सामर्थ्य, तीसरा ऑप्शन दिया है कंक्रीट पेडेस्टल की सहन सामर्थ्य, लास्ट ऑप्शन दिया है पचिंग क्राइटेरिया, ठीक है। तो 16 नंबर का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेट की बंकन आघूर्ण सामर्थ्य, यानी कि 16 का ए ऑप्शन क्या है, सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपने स्थान पर प्रभाव ढंग से जकड़े और दोनों छोरों पर घूर्णन के प्रति रुद्ध लंबाई S वाले कॉलम की सैद्धांतिक प्रभाव लंबाई होती है S या होती है या S/2 या S/3 या फिर S/4। तो 17 नंबर का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, S/ क्या होता है, 2 होता है, जो लंबाई होता है उसके आधा होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में एक स्टील अवयव व्याकुंचन द्वारा नियंत्रित विफलता के विचार के साथ बनाया जाता है, पदार्थों की सुरक्षा के लिए आंशिक कारक क्या माना जाना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया 0.90, फिर कह रहा है 1.00 यानी 1, फिर कह रहा तीसरा ऑप्शन 1.10, लास्ट ऑप्शन 1.25। तो जो एक स्टील अवयव व्याकुंचन द्वारा नियंत्रित विफलता के विचार के साथ बनाया जाता है, उसे पदार्थों की सुरक्षा के लिए आंशिक कारक क्या माना जाना चाहिए। तो 18 का सी वाला ऑप्शन होगा, 1.10 माना जाना चाहिए। तो कहने का मतलब 18 का सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लेट गर्डर से ऊर्ध्वाधर कार्यों का अधिकतम अंतराल सीमित होता है 0.33D या फिर 0.5D या D या फिर 1.5D। तो 19 नंबर का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.5D क्या होगा, सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से किन भारों के लिए यह मानन आवश्यक नहीं है कि वे एक साथ काम करेंगे। पहला ऑप्शन
अचल भार, चल भार, अचल भार या पवन भार, अचल भार या भूकंपी भार, तो पवन भार या भूकंपी भार। तो 20वें का हो जाएगा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है, पवन भार या भूकंपी भार। तो 20वें का डी ऑप्शन है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किन भारों के लिए यह मानक आवश्यक नहीं है कि वे एक साथ काम करेंगे। जो पवन भार होते हैं और भूकंपी भार होते हैं, जरूरी नहीं है कि हवा और भूकंप एक साथ चले, ठीक है ना। अचल भार भूकंपी भार दोनों एक साथ लग सकते हैं, अचल भार पवन भार दोनों एक साथ लग सकते हैं, अचल भार और चल भार ये दोनों एक साथ लग सकता है, बट जो पवन भार और भूकंपी भार होते हैं ये दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए टोटल जो 8वां चैप्टर हम 8वें चैप्टर से क्वेश्चन करा रहे थे, यानी कि जो स्तंभ आधार यानी कि कॉलम बेस क्वेश्चन करवा रहे थे, इसमें 20 क्वेश्चन था तो 20 क्वेश्चन करवा दिए। अब चलिए लास्ट वाले चैप्टर यानी DSS का यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का लास्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन करते हैं। लास्ट वाला चैप्टर है इस्पाती छत कैंचियाँ यानी कि स्टील रूफ ट्रसेस, ठीक है। तो चलिए इससे शुरू करते हैं, यानी कि लास्ट वाला चैप्टर का नाम है स्टील रूफ ट्रसेस यानी कि इस्पाती छत कैंचियाँ। तो ठीक है, चलिए इसमें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि प्रतिक्रिया तत्वों की कुल संख्या उपलब्ध स्थिति समीकरणों की कुल संख्या से कम हो कोई ढांचा, तो कोई ढांचा पहला ऑप्शन स्थायित्व में होगा, अनिर्धारित होगा, बाह्य रूप से अनावश्यक होगा, लास्ट ऑप्शन अस्थायित्व में होगा। तो पहले वाले का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्थायित्व में होगा, यानी पहले का डी ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि n संभव कब्जों की संख्या हो, t अधिकताओं की संख्या हो, तब स्वतंत्र यंत्रावलियों की संख्या होगी। तो दूसरे का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, n-t, यानी पहला ऑप्शन दिया था n+t, दूसरा दिया था n-t, तीसरा वाला ऑप्शन दिया था n-t+3, लास्ट ऑप्शन दिया था n+t-3। तो इसमें दूसरा वाला सही हो जाएगा, n-t क्या है, सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अपने मेंबर्स को एक सतह में रखने वाले ढांचा संरचना में जब भार समानुपाती रूप से लागू किया जाता है तो वह संरचना कहलाती है। पहला ऑप्शन दिया ग्रिड फ्रेम, फिर दूसरा ऑप्शन प्लेन फ्रेम, फिर तीसरा ऑप्शन स्पेस फ्रेम, लास्ट ऑप्शन ट्रस फ्रेम। तो जो तीसरे वाले का तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पेस फ्रेम क्या हो जाएगा, सही है, इसमें स्पेस फ्रेम सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ट्रस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज्यामितीय स्वरूप होता है। जो ट्रस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज्यामितीय स्वरूप होता है वो त्रिकोणीय होता है कि आयत होता है, विषम चतुर्भुजीय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का ए ऑप्शन हो जाएगा, जो ट्रस होता है वो त्रिकोणीय होता है, ठीक है ना। तो चौथे का ए ऑप्शन क्या है, सही है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पर्लिनों के डिजाइन में कोणीय खंड की गहराई निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए, L/45, L/60, L/50 या इनमें से कोई नहीं। तो पाँचवें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, L/45 क्या है, सही है। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह ढालू छत जो चारों ओर ढालू होती है कहा जाता है। पहला ऑप्शन सेट छत कहते हैं, त्रिअंकी छत कहते हैं, या फिर पुट्ठेदार या काठी छत कहते हैं, दुढ़ाल छत कहते हैं। तो ये जो छठवां का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पुट्ठेदार या काठी छत कहलाता है, ठीक है ना। तो छठवें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था छठवें का, पूछ रहा था कि वह ढालू छत जो चारों ओर ढालू होती है उसे क्या कहते हैं, पुट्ठेदार या काठी छत कहते हैं। तो सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समतल भाग का तनाव घटक के रूप में इनमें से किसके लिए उपयोगी होता है। पहला ऑप्शन छत कैंची, दूसरा ऑप्शन प्रसारण टावर, तीसरा ऑप्शन प्रलंबन पुल, फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा ऊपरी सभी, यानी कि जो सातवें का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, छत कैंची क्या हो जाएगा, सही है। तो सातवें का पहला ऑप्शन सही है, छत कैंची। आठवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जब दो एंगलों को जकड़कर थूनी से धरन को जोड़ा जाता है तब इस संयोजन को कहते हैं आसक्त बैठा संयोजन, सख्त बैठा संयोजन, गढ़ा हुआ संयोजन, या फिर ऊपरी कोई नहीं। तो आठवें का सी वाला ऑप्शन सही होगा, इसमें गढ़ा हुआ संयोजन, यानी कि जब दो एंगलों को जकड़कर थूनी से धरन को जोड़ा जाता है तब इस संयोजन को हम गढ़ा हुआ संयोजन कहते हैं। तो आठवें का सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, आठवें का सी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक ढलवा छत को CGI सीट जिनकी चौड़ाई 0.8 मीटर है से ढाका गया, यदि कुल लंबाई जिस पर सीट लगाना हो 10.3 मीटर है तो कितनी सीट्स लगेगी। तो देखो लंबाई 10.3 मीटर है और चौड़ाई जिनकी सीट की चौड़ाई कितना है, 0.8 मीटर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, 11 सीट, 10 सीट, 9 सीट, 12 सीट। तो 9वें का ए ऑप्शन आएगा, 11 सीट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है, यानी 11 सीट लगेगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर, एक इस्पाती छत कैंची में रिवेट की मात्रा कैंची के कुल भार का कितने प्रतिशत होता है, 10%, 2.5%, 5% या 7.5%। तो 10 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा,
5% क्या हो जाएगा, सही होगा। एक इस्पाती छत कैंची में रिवेट की मात्रा जो होती है वो कैंची की कुल भार का 5% होती है। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक कैंची यानी कि ट्रस में जोड़ों की संख्या j हो तो तथा मेंबरों की संख्या m हो तो कैंची में अवयवों की संख्या क्या होगी। पहला ऑप्शन j बराबर 3m-2, दूसरा ऑप्शन j बराबर 2m-3, या फिर तीसरा ऑप्शन m बराबर 2j-3, या लास्ट ऑप्शन 3j-2। तो 11 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। m बराबर 2j-3 क्या हो जाएगा, सही है। 11 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। अगर जोड़ों की संख्या j और मेंबरों की संख्या m हो तो कैंची में जो अवयवों की संख्या होगा वो होगा m बराबर 2j-3। तो 11 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैंची के लिए प्लेट पर सदस्य के कनेक्शन के लिए न्यूनतम रिवेट संख्या चाहिए। एक चाहिए, 2, 3 सदस्य द्वारा ले जाए या जा रहे भार पर निर्भर है। यानी कि जो 12 का है, 12 का बी वाला ऑप्शन का सही है 3, ठीक है ना। 12 का तीसरा ऑप्शन क्या है, सॉरी 12 का यानी दूसरा ऑप्शन 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 क्या है, सही है। कि एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। 12 नंबर दिया कि कैंची के लिए प्लेट पर सदस्य के कनेक्शन के लिए न्यूनतम रिवेट संख्या क्या होनी चाहिए। तो जो कैंची के लिए जो प्लेट सदस्य है उसके कनेक्शन के लिए न्यूनतम रिवेट की संख्या 2 होनी चाहिए। तो 12 का बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है किंग पोस्ट छत कैंची में किंग पोस्ट का कार्य है छत के फ्रेमवर्क को सपोर्ट करना, मुख्य रैप्टर के छोरों को रिसीव करना, दीवारों को बाहर की ओर फैलाने से रोकना, या लास्ट ऑप्शन टाई बीम को उसके केंद्र पर झूलने से रोकना। तो 13 का डी वाला ऑप्शन होगा लास्ट ऑप्शन, यानी टाई बीम को उसके केंद्र पर झूलने से रोकने के लिए किंग पोस्ट छत कैंची में किंग पोस्ट का कार्य करता है। यानी 13 का डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही है। 18 नंबर क्वेश्चन। 180 डिग्री से अधिक का बाह्य कोण बनाने वाली ढालू छत की सतह की परिच्छेद रेखा है। रिज होती है, हिप होती है, वैली होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का बी वाला ऑप्शन कहलाएगा हिप क्या होगा। अगर 180 डिग्री से अधिक का बाह्य कोण बना रही है जो ढालू छतों जो सतह का परिच्छेद रेखा होगी उसे हम हिप कहते हैं। 14 का बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह परिक्षेपी खंड जो सामान्यतः किसी कैंची को समर्थन देने के लिए उपलब्ध कराया जाता है वह है। पहला ऑप्शन कॉर्निस, दूसरा ऑप्शन फ्रीज, या तीसरा ऑप्शन कापिंग, या लास्ट ऑप्शन है लिंटल। तो 15 का बी वाला ऑप्शन हो जाएगा फ्रीज कहलाएगा। क्या होगा, 15 का बी ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैंचियों का लाभकारी अंतराल होता है। पहला ऑप्शन है L/3 से L/4 के बीच, L/4 से L/5 के बीच, या L/4 से L/6 के बीच, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, L/4 से L/5 के बीच, यानी कि बी ऑप्शन सही है 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः एस्बेस्टस चादरों के साथ छत कैंची का कोण नहीं होना चाहिए। 26 डिग्री से कम, 30 डिग्री से कम, 40 डिग्री से कम, या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। जो सामान्यतः जो एस्बेस्टस की चादरों के साथ हम जो छत कैंची पर कोण बनाते हैं ना, वो कोण जो है 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। एक खड़े सह तीर में 2 ढलानों के प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित गड्ढे या गटर को किस शब्द के रूप में परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन कमर, दूसरा ऑप्शन कंगनी, तीसरा ऑप्शन सहतीर, और लास्ट ऑप्शन है घाटी। तो इसमें 18 नंबर का हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, घाटी क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस प्रकार के कैंची नुमा संरचना को लैटिस रूफ ट्रस भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन बेलफास्ट ट्रस, या फिर यासर्ड फर्स्ट ट्रस, या क्वीन पोस्ट ट्रस, या फिर किंग पोस्ट किंग। यानी कि 19 नंबर का पहला ही ऑप्शन सही है, बेलफास्ट ट्रस कहलाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संरचना के स्वयं भार के साथ साथ स्थायी रूप से संरचना के संलग्न सभी आरोपित भार को क्या कहा जाता है। धारण करने वाला प्रतिबल, मृत भार, सक्रिय भार, कार्यकारी प्रतिथल। तो जो है इस 20वें नंबर का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मृत भार बोला जाता है, मृत भार कहलाता है। जो 20वां नंबर क्वेश्चन क्या था कि संरचना के स्वयं भार के साथ साथ स्थायी रूप से संरचना के संलग्न सभी आरोपित भार को क्या कहा जाता है। तो मृत भार, यानी कि 20 का बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कैंची में आनमन बंधन मुख्यतः क्या काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आघूर्ण और विक्षेप, दूसरा ऑप्शन है तनाव, तीसरा ऑप्शन है कैंची का वजन, लास्ट ऑप्शन है संपीड़न। यानी 21 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आघूर्ण और विक्षेप। अगर बोला जाए कि कैंची में आनमन बंधन मुख्यतः क्या काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आघूर्ण और विक्षेप कम करने के लिए हम
प्रयोग करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर्लिन को सहारा देने वाले छत कैंची के सदस्य को कहेंगे मुख्य राफ्टर कहते हैं, मुख्य तान अंग कहते हैं, मुख्य टेक कहते हैं, या झोल तान अंग कहते हैं। तो 22 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख्य राफ्टर कहते हैं। ठीक है ना, पर्लिन को सहारा देने वाले छत कैंची के सदस्य को क्या कहेंगे, तो मुख्य राफ्टर कहेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मृद इस्पात में कौन सी प्रक्रिया आसानी से नहीं की जा सकती? मृद इस्पात में कौन सी प्रक्रिया आसानी से नहीं की जा सकती? बरमाई, या फिर छिद्रण, या काटना, या फिर कठोरीकरण। तो 23 वाले का लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, कठोरीकरण नहीं कर सकते। जो मृद इस्पात होता है उसमें हम कठोरीकरण नहीं कर सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक परफेक्ट फ्रेम जिसके 29 ज्वाइंट है कितने मेंबर की आवश्यकता होगी? 58 मेंबर, 56 मेंबर, 55 मेंबर, 54 मेंबर। तो 24 का सी वाला ऑप्शन सही होगा, 55 मेंबर। अगर एक परफेक्ट फ्रेम जिसमें 29 ज्वाइंटर है कितने मेंबर की आवश्यकता होगी? तो 55 मेंबर की आवश्यकता होगी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक इस्पात निर्माण में ढालों वाली छत का कौन से तत्व मुख्य रूप से मेड़ के समानांतर पार्श्व भार का विरोध करता है? पहला ऑप्शन है जोड़ने वाला ब्रेसिंग, फिर दूसरा ऑप्शन है सातिर, तीसरा ऑप्शन है टैंक, या फिर ट्रस, लास्ट ऑप्शन है स्तंभ। तो 25वें का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जोड़ने वाला ब्रेसिंग। यानी क्वेश्चन क्या था कि औद्योगिक इस्पात निर्माण में ढालों वाली छत का कौन से तत्व मुख्य रूप से मेड़ के समानांतर पार्श्व भार का विरोध करता है? तो जोड़ने वाला ब्रेसिंग। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम जो है 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर में जितने इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन हो सकते हैं सारे MCQ क्वेश्चंस करवा दिए हैं। और ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा, पाँचवा, छठवां, इन सभी चैप्टरों का भी MCQ क्वेश्चन हम जो है अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में, तो उसमें आप जाके इन सभी 9 चैप्टरों का MCQ क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर डियर चैनल मतलब क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिए, शेयर भी कर दिए। ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।